हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 13 चैप्टर कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। पिछली वीडियो के अंदर आपकी जो 13.5 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट करवा दी थी, जिसमें आपके लाइन का टॉपिक था। 3D में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक लाइन का और एक प्लेन का। तो लाइन वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेन वाला टॉपिक। देखो बेटा, जैसे लाइन की जनरल इक्वेशन होती है, वैसे ही सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है बेटा ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d इक्वल टू 0। ये प्लेन की जनरल इक्वेशन है और ये भी कार्टेशियन फॉर्म में है। जैसे लाइन की इक्वेशन को भी हम लिखते थे वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, वैसे ही बेटा ये प्लेन की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, देखो बेटा हम वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे ना तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस में डी इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पे जो आर वेक्टर लेंगे ना हम, वो लेंगे बेटा एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, और जो एन वेक्टर ले रहे हैं, एन वेक्टर हम लेंगे ए आई प्लस में बी जे प्लस में सी के। अगर तुम यहाँ पे आर वेक्टर की जगह ये रखोगे, एन वेक्टर की जगह ये रखोगे, तो आर डॉट एन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आएगा, और प्लस में डी एज इट इज। ये जो डी जो है ये कोई भी कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो, हम इसको फिर ऐसे भी लिख देते हैं आर डॉट एन इक्वल टू पी कह दो, डी कह दो, P1 कह दो, तुम्हारी मर्जी है। यानी कि बेटा इसी को लिख रहे हैं हम, ये डी अगर उधर जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा, लेकिन P यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट के लिए है, चाहे वो कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो। तो ये जो थी ना आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी, ये प्लेन की जनरल इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, और ये प्लेन की जनरल इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे सबसे पहले बात तो यही आ जाए कि आपसे वेक्टर से कार्टेशियन पूछ ले, कार्टेशियन से वेक्टर। उससे पहले एक बात सुनो, आर वेक्टर तो ठीक है, जो वेरी करने वाला पॉइंट होता है वो है, लेकिन हमने इसका नाम एन वेक्टर रखा। बेटा जब लाइन की इक्वेशन लिखते थे ना, तो लाइन की इक्वेशन के लिए लाइन का पैरेलल वेक्टर होना चाहिए था, तभी हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते थे। लाइन का पैरेलल वेक्टर लाइन के पैरेलल होता है। उसी तरह से प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए बेटा हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए, और नॉर्मल वर्ड पीछे भी आपको बता रखा है परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है। यानी कि प्लेन की इक्वेशन तभी लिख सकते हैं जब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। लाइन का पैरेलल वेक्टर लाइन के पैरेलल होता है, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल वेक्टर के लिए हम n ले लेंगे, n1 ले लेंगे, n2 ले लेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा, तो जो n वेक्टर है वो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, यानी कि वो इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब सुनो, सबसे पहले हम बात कार्टेशियन से वेक्टर या वेक्टर से कार्टेशियन लिखें। जैसे बेटा मैं ये लिखूँ 2x प्लस में 3y प्लस में 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म में है। सबसे पहले अगर आपसे यूँ कहा जाए कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बताओ, तो बेटा आपको ध्यान रखना है प्लेन की इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का जो कंपोनेंट काम करते हैं ना, उनसे जो वेक्टर बनता है वही प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है। जैसे यहाँ पे हमने नॉर्मल वेक्टर को ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कहा, क्यों? क्योंकि यहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट थे। तुमसे यूँ पूछा जाए कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बताओ, तो बेटा वो होगा 2i प्लस में 3j प्लस में 4k। अगर यूँ कह दे इस प्लेन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर तो तुम्हें हमेशा क्या लिखना है, आर वेक्टर डॉट यहाँ एन वेक्टर लिख दो। एन वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस में 4k। रही इस 5 की बात, लेफ्ट साइड रखना चाहो लेफ्ट साइड रख सकते हो, राइट साइड ले जाना चाहो राइट साइड ले जा सकते हो। आप इसको ध्यान से देखो, ये हमने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया, आर वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर, और ये पी कोई भी कांस्टेंट। तो ये हो जाएगी कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म।
आर वेक्टर की जगह आपको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा नॉर्मल वेक्टर लिख दिया करो। एन वेक्टर आपका ये हमने पहले उठा ही लिया था और ये पी कोई भी कांस्टेंट हो गया। अगर कभी यूँ लिख दिया जाए आर वेक्टर डॉट आई माइनस जे प्लस में 2k इक्वल टू 7 है और यूँ कहीं इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बताओ, तो ये जो है ना बेटा ये इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। अगर यूँ कहीं इस प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो तो हम कर देंगे। आर की जगह चल लिख लेना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना, नहीं तो आप सीधा ही लिखो एक्स माइनस में वाई प्लस में 2z इक्वल टू 7। ये प्लेन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में और ये किस में थी, वेक्टर में। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा हम प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म में। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या खास बात होती है, इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू पी। देखो बेटा पीछे भी हमने लिखा था आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी। जब यहाँ पे एन वेक्टर होता है तो प्लेन की सिंपल इक्वेशन है, और जब यहाँ एन वेक्टर होगा तो पी कोई भी कांस्टेंट होगा। लेकिन जब इस एन वेक्टर की जगह एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा तो ये प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में होती है, और जब यहाँ एन यूनिट वेक्टर होगा ना तो बेटा पी कोई भी कांस्टेंट ना होके ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर यहाँ पे एन वेक्टर ना होके यूनिट वेक्टर है तो यहाँ आने वाला जो कांस्टेंट होगा ना वो ओरिजिन से प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ एन यूनिट वेक्टर है तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव साइन इसके साथ है तो आप उस नेगेटिव साइन को लेफ्ट साइड भेजो, क्योंकि ये डिस्टेंस का काम करेगा और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे वो यूँ लिख दे आर वेक्टर डॉट आई प्लस में 2j, ध्यान सुनना, और प्लस में 2k इक्वल टू 5। ये प्लेन की सिंपल इक्वेशन दे दी। यूँ कहेगा इस प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाएंगे, और वेक्टर से यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड। तो हम साइड में इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 3। तो इसको यहाँ 3 से डिवाइड करने की ज़रूरत है, लेकिन हम ऐसा एक साइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में चाहिए, लेकिन हम वो 3 से डिवाइड फिर बोथ साइड करेंगे। ये जो है ना ये प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है। यहाँ पर 5 कोई भी कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर 5/3 ओरिजिन से प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये एन वेक्टर ना हो के यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में है तो ये डिस्टेंस क्या होता है, ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये था आपका नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन। नेक्स्ट देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। जैसे हमने लाइन की भी टाइप पढ़ी है, भाई एक पासिस थ्रू पॉइंट दे दिया जाए, डायरेक्शन रेशियो दे दिए जाए। अब हम प्लेन की बात करें, अगर हमें यूँ कहे कि भाई प्लेन के पास एक पासिस थ्रू पॉइंट है x1 y1 z1, और जिस तरह से लाइन के डायरेक्शन रेशियो के बिना लाइन की इक्वेशन नहीं लिखी जा सकती, वैसे ही प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बिना भी प्लेन की इक्वेशन नहीं लिखी जा सकती। वो प्लेन का पासिस थ्रू पॉइंट देगा और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर देगा, तुम्हें वो वेक्टर देगा जो तुम्हारे प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर प्लेन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या लिखते हैं, a इंटू में x माइनस x1। ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर का पहला कंपोनेंट इंटू में x के माइनस में पासिस रो का पहला कंपोनेंट, प्लस में b इंटू में y माइनस y1, प्लस में c इंटू में z माइनस z1 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट। ये आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि पासिस थ्रू पॉइंट के कंपोनेंट तो यहाँ एक्स वाई जेड के माइनस में आते हैं और नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट यहाँ बाहर। जैसे आपसे यूँ कह दे
एक प्लेन 1 पॉइंट से पास होता है और उस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो 5i प्लस में 2j प्लस में 7k है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी? तो क्या लिखेंगे बेटा हमें 5 इंटू में x माइनस 1 प्लस 2 इंटू में y माइनस 1 प्लस 7 इंटू में z माइनस 1 इक्वल टू 0। और हम इसको सोल्व कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे ना बेटा तो देखो ये आ गया 5x प्लस में आ जाएगा 2y प्लस में आएगा 7z माइनस का 5 और माइनस का 2 माइनस 7 और ये आ गया भाई बेटा आपका 40। तो सोल्व करने के बाद ये लास्ट में उसी फॉर्म में आ जाएगी जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ी थी, कार्टेशियन फॉर्म। आप इसको ध्यान से देखो, इसको देखते ही हम इसका नॉर्मल वेक्टर बता सकते हैं। पूरी सोल्व करने के बाद हम ये तो नहीं बता पाएंगे कि इसका पासिस थ्रू पॉइंट क्या है, लेकिन एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे ना वो आपके प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा। आप देख सकते हो 5 2 7। और हमें कभी भी प्लेन में ऐसे पासिस थ्रू पॉइंट उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ज़रूरत भी हमेशा नॉर्मल वेक्टर की पड़ेगी जो हम उस प्लेन की इक्वेशन को देख के सीधा बता सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर आता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। पीछे हमने पढ़ा एक पासिस थ्रू पॉइंट हो और अपना नॉर्मल वेक्टर हो। अब हम पढ़ रहे हैं 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन। जैसे आपका पहला पासिस थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 हो, दूसरा पासिस थ्रू पॉइंट बेटा x2 y2 z2 हो और तीसरा पासिस थ्रू पॉइंट x3 y3 z3 हो। अगर इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, यहाँ लिखना आपको x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। एक्स वाई जेड के माइनस में जो पहला पासिस थ्रू पॉइंट है उसके कंपोनेंट। दूसरी रो में क्या x2 माइनस x1 y2 माइनस में y1 और z2 माइनस में z1। और तीसरी रो में क्या x3 माइनस x1 y3 माइनस में y1 और z3 माइनस में z1 इक्वल टू 0। ये 3 पॉइंटों से पास होने वाले प्लेन की क्या है इक्वेशन, आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट आपको देगा, अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे बेटा एक पासिस थ्रू पॉइंट 1 1 1 दे दे, दूसरा पॉइंट दे दिया जैसे 5 4 3, तीसरा पॉइंट दे दे 2 4 1। ठीक है, इन तीनों पॉइंटों से पास होने वाले अगर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो क्या लिखेंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 4 y2 माइनस y1 3 और z2 माइनस z1 2, x3 माइनस x1 1 y3 माइनस y1 3 और z3 माइनस z1 0 इक्वल टू 0। इस 3/3 के डिटरमिनेंट को जब सोल्व करेंगे तो हमें 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की क्या मिलेगी, इक्वेशन। नेक्स्ट देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। हम +1 में लाइन में पढ़ते थे इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन, वो थी बेटा x बाई ए प्लस में y बाई बी इक्वल टू 1। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन। जैसे ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए बेटा, x एक्सिस y और z। x एक्सिस पे पॉइंट ले लिया a, ये ओरिजिन, y एक्सिस पे पॉइंट ले लिया b और z पे ले लिया c। मान लेते हैं जी OA जो है वो है स्मॉल a, OB जो डिस्टेंस है वो b और OC जो डिस्टेंस है वो c। हमने ABC को मिला दिया इस तरह से। तो बेटा ये जो ABC प्लेन बना इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन। यहाँ पे ABC जो हैं वो इंटरसेप्ट्स हैं ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। A इंटरसेप्ट on x axis, B on y axis and C on a z axis। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन होती है x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1, जहाँ पे ए बी सी इंटरसेप्ट्स होते हैं ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे यूँ कहते बेटा कि x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है और z इंटरसेप्ट 5 है। प्लेन की इक्वेशन लिखो तो क्या लिखेंगे, x बाई 2 प्लस में y बाई 3 प्लस में z बाई 5 इक्वल टू 1। ये हो जाएगी प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर।
अब देखो बेटा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.6 फर्स्ट क्वेश्चन सुनो क्या कहता है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन इज। अभी अभी आपको पीछे मैंने करवाया, इसने प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दे दी r डॉट 2i प्लस में 3j माइनस में k इक्वल टू 1। इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा है, तो आप r की जगह लिखना चाहो तो लिख सकते हो xi प्लस yj प्लस zk। जब उसकी डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j माइनस k के साथ करेंगे तो बेटा 2x प्लस में 3y माइनस में z इक्वल टू, और यहाँ 1 दे रखा है, 1 दे रखा तो ये आपका 1 आ जाएगा। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। वो आपसे यूँ भी कह सकता था प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बताओ, वो वेक्टर बताओ जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो बेटा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन है, 2i प्लस 3j माइनस k। वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिखा होगा, और कार्टेशियन फॉर्म में अगर नॉर्मल वेक्टर पूछता है तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो वेक्टर बनेगा वो प्लेन का क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर। इसी के सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन दे दी x माइनस 2y प्लस में 3z प्लस 1 इक्वल टू 0। यूँ कहते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करो, कर देंगे कैसे, r वेक्टर डॉट, यहाँ नॉर्मल वेक्टर बनाओ तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, i माइनस में 2j प्लस में 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड सुनो बेटा, उससे पहले देखो नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन बताई थी। नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन होती है r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू p, जहाँ पे p ओरिजिन से प्लेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या कहता है बेटा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि p आपको कितना दे दिया, 4। ध्यान से सुनो, उसने ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया सॉरी बेटा, एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, और उसने n वेक्टर भी दे दिया। n वेक्टर है 2i माइनस में 3j प्लस में 6k। जैसे उसने ओरिजिन से डिस्टेंस की बात की, यानी कि हमें प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में लिखनी है सॉरी बेटा, नॉर्मल फॉर्म के लिए यहाँ पर वेक्टर ना आके यूनिट वेक्टर आएगा। तो वेक्टर उसने आपको दे रखा है, आप इसका यूनिट वेक्टर बना लो। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा 7। तो कैसे लिखेंगे, हमें r वेक्टर डॉट 2/7i माइनस 3/7j प्लस में 6/7k इक्वल टू 4। यहाँ 4/7 मत लिख देना, हमने तो n को यूनिट वेक्टर साइड में बनाया और फिर रखा है। किसी एक्सप्रेशन के अंदर हम ऐसा करते तो फिर हम बोथ साइड डिवाइड करते। तो ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल फॉर्म में, जहाँ पे ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है उसने, 4 यूनिट। फिर देखो बेटा इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ। ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6/√29 दे दिया, और जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया ना वो दे दिया बेटा इसने 2i माइनस में 3j प्लस में 4k। तो नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, उसके लिए हमें इसका यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, √29। तो क्या लिखेंगे, 2/√29i माइनस 3/√29j प्लस में 4/√29k, और इस फॉर्मूले में ला के रख दो r डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू p। तो ये पूरा वेक्टर तो यहाँ पे और 6/√29 यहाँ, तो ये प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी नॉर्मल फॉर्म में। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। बिल्कुल सेम है, p आपको क्या दे दिया, 5, और इसने जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है उसके कंपोनेंट दे दिए -1 2 2। यानी कि अगर मैं यहाँ से नॉर्मल वेक्टर लिखती हूँ तो माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 2k हो जाएगा। पहले हम इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे,
यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा -1/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k, ला के इस फॉर्मूले में रख देंगे, p की जगह 5 रखेंगे तो ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल फॉर्म में। नेक्स्ट देखो फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 4, कहते थे वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, प्लेन की इक्वेशन उसने दे दी r वेक्टर डॉट 2i माइनस में j प्लस में 2k इक्वल टू दे रहा है 9। ध्यान से सुनो, प्लेन की इक्वेशन दे दी वेक्टर फॉर्म में, क्या कहता है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर यूं कहे भाई कि ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। बेटा इधर राइट साइड का कांस्टेंट ओरिजिन से प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम तभी करेगा जब ये वेक्टर एन वेक्टर ना हो के क्या हो यूनिट वेक्टर, या फिर हम यूँ कह सकते हैं भाई इस लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। बेटा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाएंगे, और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3, और ऐसा हम एक साइड नहीं कर सकते, बोथ साइड करना पड़ेगा। जब हमने यहाँ 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3। देखो बेटा पहले जो 9 था ना वो तो कोई भी कांस्टेंट था, लेकिन इस n वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के बाद ये जो राइट साइड का कांस्टेंट है ये ओरिजिन से प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगा। तो इसमें वो ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा था, तो वो कितना हो जाएगा 3 यूनिट। नेक्स्ट देखो 5th बिल्कुल सेम है, ये क्या पूछ रहा है ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, और एक और वर्ड यूज कर रहा है डायरेक्शन कोसाइन। देखो बेटा जैसे ये हमारा प्लेन है, जो बार बार हम प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बोल रहे हैं ना, वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर इस तरह से ड्रॉ होगा जो प्लेन पे क्या होगा परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनो, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एक लाइन ही होती है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एक लाइन होती है जो हमारे प्लेन पे क्या होती है परपेंडिकुलर। अगर आपसे कोई यूँ कहे कि भी प्लेन की इक्वेशन जैसे ये दे दी उसने, ठीक है, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो पूछ ले, तो बेटा नॉर्मल वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं ना वही क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर खुद एक लाइन होती है और लाइन के पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट ही क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियो। अगर यूँ कहें नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो जब डायरेक्शन रेशियो हमने निकाले तो हम डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। देखो क्या कहता है, इसने लिखा r डॉट 6i माइनस में 3j माइनस में 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर तुमसे यूँ कहा जाए प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो बेटा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर 6i माइनस 3j माइनस 2k है, तो 6 माइनस 3 माइनस 2 इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का काम करेंगे। अगर यूँ कह दे प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लेंगे। यूनिट वेक्टर के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। बेटा तुम जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो आएगा 7, यानी कि 6/7 माइनस 3/7 और माइनस 2/7 इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कहे जाएंगे। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था। साथ में वो ये भी पूछ रहा है कि ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, तो ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए इस 1 को हम उधर ले गए -1 हो गया, लेकिन बेटा इस माइनस को तो हम लेफ्ट साइड भेजेंगे तो 6 तो माइनस का 3 2 किसके प्लस के। फिर इसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए बोथ साइड 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो 1/7 है ना ये ओरिजिन से प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या करेगा काम करेगा। फिर देखो इसका क्वेश्चन नंबर 6, यूँ कहते हैं रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन x माइनस में 2y प्लस में 2z इक्वल टू 6। इस प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए कह रहा है। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब है इस n वेक्टर का क्या बनाएंगे यूनिट वेक्टर। फिर कहता है ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बताओ और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन भी बताओ। सबसे पहले तो हम इस प्लेन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं i माइनस 2j प्लस में 2k इक्वल टू 6। ये थी सिंपल।
इसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। बेटा इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3, तो वो हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया। तो आर वेक्टर डॉट 1/3i माइनस 2/3j प्लस में 2/3k इक्वल टू 2। तो ये इस प्लेन की नॉर्मल फॉर्म है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा 2 यूनिट। फिर पूछ रहा है बेटा प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। तो बेटा प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो तो 1 - 2 2 है, और ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर से जो कंपोनेंट उठाएंगे वो किसका काम करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन ये होंगे। बेटा देखो डायरेक्शन कोसाइन वर्ड उस लाइन के लिए यूज हो रहा है जो हमारे प्लेन पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एक लाइन ही होती है जो प्लेन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है।